गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून यार। आज तुम में से बात काफी लोगों के एग्जाम्स है क्या? काफी लोगों का मैसेज है। एक मिनट रुक जाना, और कोई ज्वाइन कर रहा हो तो। गुड आफ्टरनून सर। भाई तेरे एग्जाम नहीं कह रहे आज? सर कर लिया सर 1.5 घंटे में। अरे यार, एक्चुअली तुम सेंट्रल एकेडमी में है क्या? यस सर। हाँ, वही मैं दो तीन लोगों का और भी मैसेज आया था, सर हमारा एग्जाम है। पर ठीक है, मैंने क्लास तो रखी, मुझे पता है आज आधे ही आएंगे। तो ठीक है, हम चालू करते हैं। ठीक है, देखो हमने लास्ट क्लास में तीन तरीके के पढ़े थे। एक हमने फ्यूजन पढ़ा था, एक हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, एक आई थिंक हमने रीजनरेशन कर लिया था। आज बाकी के तीन है, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ये तीनों एक्चुअली तुमने लाइफ में कभी ना कभी देखी ही होंगे, क्योंकि ये तीनों मतलब दिख जाते हैं होते हुए। तो लिखो अपनी कॉपी में सबसे पहला बडिंग। तो देखो, बडिंग इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a new organism develops from an outgrowth or bud due to cell division at one particular site। जैसे तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हाइड्रा का है, ये ध्यान से देखो यहाँ पे। तो इस जगह सेल डिवीजन के कारण मान लो एक बर्ड फॉर्म हुआ, तो ये बर्ड धीरे धीरे इस तरीके से अलग होके मैच्योर होके एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो आपका पहले एक टाइनी बम्प, मतलब लिखा हुआ है टाइनी बम्प क्रिएट्स ऑन पेरेंट हाइड्रा। तो यहाँ पे सेल डिवीजन के कारण एक छोटा सा बर्ड अलग होना चालू होता है, और वो धीरे धीरे डेवलप होता है। और जब वो मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो डेफिनेशन लिख लो अपनी कॉपी में और ये डायग्राम बना लो। याद रखना, कई बार आता है कि बर्डिंग इनिशिएट कहां से होती है। तो बर्डिंग आपकी इनिशिएट होती है सेल डिवीजन से। तो ये एक वर्ड है कि आपकी बर्डिंग इनिशिएट कहां पे होती है। तो बर्डिंग इनिशिएट कैसे होती है? सेल डिवीजन से। और ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर साइट पे हो, ये ऊपर के अलावा कहीं पे भी हो सकता है, आपकी बॉडी पे। तो लिखो अपनी कॉपी में, budding is a type of asexual reproduction in which a new organism develops from an outgrowth or bud due to cell division at one particular site। ठीक है, तो पहले आपका एक बड क्रिएट होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है और मैच्योर होके अलग होके एक नया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो। तो बडिंग होता क्या है? बडिंग बडिंग मतलब नाम से ही समझोगे कि आप एक बड क्रिएट होता है और वो मैच्योर होके अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, लिख लिया सबने? इसका एक एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल तुम लोगों ने सबने ये शायद देखा होगा। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे आपका एक अलग, इस लीफ पे अलग आपका एक बड क्रिएट हुआ, और यहाँ से अलग होके ये अगर गिरता है और सॉइल में गिरता है तो वहां पे आपका वापस ये बढ़ना चालू हो जाता है। लिख लो अपनी कॉपी में, ब्रायोफाइलम बोलते हैं इसको। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, एग्जांपल लिख लो। बडिंग में एक तो हाइड्रा लिख लो, और एक ये ब्रायोफाइलम लीफ लिख लो। सर बुक में तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में दिया हुआ है। नहीं, ये एक्टिविटी के आगे दे रखा है। सर एक्टिविटी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये एक्टिविटी में दे रखा है एक्चुअली, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और बडिंग की एक्टिविटी साथ में ही दे रखी है। तो सर ये दोनों का एग्जांपल है। यार इसमें
एक्चुअली इतना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर्टिफिशियल होता है, हम लोग करते हैं, हम लोग लेयरिंग करते हैं, हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, है ना। यहाँ पे एक बड क्रिएट होके यहाँ पे ये अलग से बन रहा है। मतलब हाँ, तू बोल सकता है कि दोनों का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी हो रहा है, क्योंकि एक पार्ट से आपका अलग पार्ट निकल के आ रहा है, और यहाँ पे एक बर्ड अलग होके एक अलग ऑर्गेनिज्म भी बन रहा है। दोनों तरीके हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इसमें लिखो प्लांट्स इन विच पार्ट लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, जैसे ये आलू देखो, तुम लोगों ने घर में कभी आलू देखा हो, तो अगर आलू बहुत दिन तक पड़ा रहता है ना, तो आलू के कई हिस्सों से इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट निकलना चालू हो जाते हैं, है ना। इसको अगर तुम आलू को बो दोगे ना, तो यहाँ पे आपका वापस पौधा उग जाएगा। मतलब पौधा मतलब ऊपर तो आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा, नीचे की तरफ आलू उग जाएंगे। तो ये आपका, ये तुमने देखा होगा अपने घर में कभी। तो प्लांट्स इन विच रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट इस मेथड को बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके देखो दो एग्जांपल देखते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो तुम ध्यान से देखो ग्राफ्टिंग में हो क्या रहा है। मैं एक फिगर लेके आया हूं, ध्यान से देखो। तो नीचे आपका एक पार्ट है और ये ऊपर एक अलग पार्ट है। देखो इसको इस तरीके से यहाँ पे है ना, एक केस फाइन किया हुआ है। इस पार्ट को फिर इस नीचे वाले पार्ट के अंदर इंसर्ट किया, और इसको अगर तुम बांध दोगे ना, तो यहाँ पे सेल्स और टिश्यूज आपके एकत्रित हो जाएंगे, और फिर आपका ये पार्ट ग्रो करना चालू कर जाएगा। इसको बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। और लेयरिंग में क्या करते हैं, तुम ध्यान से देखो, इस पौधे का एक पार्ट, मतलब पौधा आपका अलग, यहाँ आपका पौधा हो रहा है, इसकी एक ब्रांच को आपने यहाँ पे जमीन में डाल दिया, तो इस जगह से आपका ये नया ट्री निकलना चालू हो जाएगा। तो ये तो लेयरिंग है, और इसको बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। तो एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, ध्यान से देखना। एडवांटेजेस क्या है, तो जैसे आपका शुगर केन हो गया, रोज हो गया, ग्रेप्स हो गया, तो यूज्ड इन लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोज, ग्रेप्स। तो होता क्या है, अगर एक पौधा बड़ा हो जाए, तो उसका एक पार्ट काट के आप ऐसे अलग लगा दो, तो ये आपका देखो वापस शुरू से ग्रो नहीं होगा, बीज से नहीं निकला, आपका इतना पार्ट ग्रो हो चुका है, तो आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। तो यूज्ड इन लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, है ना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। जो आपका प्लांट वापस ग्रो कर रहा है ना, इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। और आपका जो ये प्लांट होगा, इस पे आपके फल, मतलब इस पे अगर आपके फ्रूट्स लग रहे हैं, आपके फूल लग रहे हैं, तो इस पे भी आपके फ्रूट्स और फूल लगेंगे। तो प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये नहीं कि इसको तुम यहां से अलग कर रहे हो तो इस पे आपके फ्रूट नहीं लगेंगे या फिर आपके फूल नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं होता। इट बिहेव्स लाइक द पेरेंट प्लांट ओनली, ठीक है। लिख लो अपनी कॉपी में इन सब डेफिनेशन को। और हाँ, जैसे आपका बनाना है, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मीन है, अगर मान लो ये किसी रीजन से प्रोपोगेट नहीं कर पा रहा है ना, तो आप इस तरीके से इसको प्रोपोगेट करवा सकते हो। तो लिख लो अपनी कॉपी में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है, आपके प्लांट्स या फिर आपके फ्रूट पे कुछ जगह से इस तरीके से वापस आपका नया प्लांट निकलना चालू हो जाता है। तो प्लांट्स इन विच पार्ट लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट, इस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखो लेयरिंग क्या होता है, प्लांट के एक पार्ट को आप वापस ऐसे ग्राउंड में बो दो, तो आपका वापस वहीं से ग्रोथ चालू हो जाएगी, ये लेयरिंग है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो अलग अलग पीसेस को ज्वाइन किया जाता है ना। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, आपके दो अलग अलग पीसेस को ज्वाइन किया जाता है और इस तरीके से बांध देते हैं, तो यहां से आपका प्रोपोगेशन चालू होता है। इसके फायदे क्या है, जैसे एक तो मैंने बताया लेयरिंग ग्राफ्टिंग से तुम थोड़ा बहुत भी ग्रो हो रखा है तो उससे नया प्लांट जल्दी ग्रो हो जाएगा। एक क्या है कि आपका जो प्लांट ग्रो कर रहा है, इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। तीसरा, आपके जो प्लांट आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्रोपोगेट करवा रहे हो, इस पे आपके, ऐसा नहीं कि इस पे आपके फल नहीं लगेंगे या इस पे आपके फ्रूट नहीं लगेंगे, सब कुछ लगेगा। तो ये इसके एडवांटेजेस लिख लो अपनी कॉपी में। और एक काम करना, ये जो लास्ट वाला है ना ब्रायोफाइलम, इसको तुम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ही रखना। एक सेकंड ना, इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ही रखना, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही पार्ट है। क्योंकि प्लांट्स इन विच पार्ट ऑफ लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट, लिख लो इसको अपनी कॉपी में।
मैम ब्रायोफिल्म इसी में आएगा ना, वेजिटेटिव हाँ में? वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लीव्स वर्ड यूज हो रहा है ना, तो आपके वो लीव से अलग हो रहा है वो पार्ट। मैं इसको इसके नीचे ही कर दिया है फिर ना, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लिया? इसके वो याद कर लेना, डिफरेंस याद कर लेना बस ना। ठीक है, तो लिखो अपनी कॉपी में, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड बडिंग। लिखो, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड बडिंग। डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड बडिंग। और इसमें लिखो, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, in vegetative propagation, in vegetative propagation, a new plant can be grown, a new plant can be grown, a new plant can be grown with the help of stem, root or leaves. A new plant can be grown with the help of stem, रूट और लीव्स। जैसे तुम लोगों ने कभी एलोवेरा देखा है, एलोवेरा उगता है ना घरों में, तो तुम एलोवेरा का एक पार्ट काट लो और अपने घर में जाके उसको बो दो, है ना, वापस तो वापस उग जाता है, तो नया प्लांट आप ग्रो कर सकते हो। तो इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन बाय स्टेम, रूट और लीव्स, while in budding, while in budding a bud grows on the parent organism, while in budding a bud grows on the parent organism, and then it separates, and then it separates। तो बडिंग में क्या होता है, आपका पार्ट पूरी तरीके से ग्रो करेगा, आप उसके बाद ही उसको सेपरेट कर सकते हो। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, आप सेपरेट कर दो और बो दो, आपका नया प्लांट बन जाएगा। तुम्हें डिफरेंस समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन बाय स्टेम, रूट और लीव्स, आप उनको अलग करके बो दो, वो आपका नया प्लांट उग जाएगा। लेकिन बडिंग में ऐसा नहीं होता। जैसे ब्रायोफाइलम का आपका लीफ देखो, तो उसके ऊपर पूरा प्लांट डेवलप होगा, वो अलग होके गिरेगा तभी नया प्लांट डेवलप होगा, वरना डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लो, इन बडिंग अ बड ग्रोज ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देन इट फॉर्म्स अ न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो। तो सर ब्रायोफिल्म अब वेजिटेटिव का हुआ कि बडिंग का हुआ? वेजिटेटिव का हुआ ना, यहाँ पे ये पार्ट पूरा ग्रो होगा, उसके बाद अलग होगा ना, तब भी ये ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि तू इस लीफ को काट के बो देगा तो नया हो जाएगा, नहीं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, तू किसी प्लांट का कोई पार्ट काट के उसको बो दे, नया प्लांट बन जाएगा। लेकिन बडिंग में ऐसा नहीं होता। बडिंग में इसको पेरेंट, मतलब जो पेरेंट लीफ है या पेरेंट प्लांट है, उसकी जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो पहले ग्रो करेगा, फिर टूट के वो अलग होगा ना, मतलब सर फिर तो ये बडिंग में हुआ ना? हाँ सर। हाँ हाँ करेक्ट, इसलिए वो एक्टिविटी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसलिए ना, क्योंकि ये इस पे ग्रो करेगा तभी अलग होगा, तो इसको बडिंग में ही लोगे तुम, इसको तुम बडिंग में ही लिखो फिर। सर एक बार बडिंग में जो अभी आपने डिफरेंशिएशन में लिखा था ना सर, बड ग्रोज ऑन पेरेंट हाँ ऑर्गेनिजम्स लिखो, एंड फिर से क्या लिखा था? हाँ उसको लिखो, इन बडिंग अ बड ग्रोस ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, इन बडिंग अ बड ग्रोस ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म and then it separates to form, and then it separates to form a new organism। यहाँ पे डिफरेंस से पता पड़ रहा है कि इसको बडिंग में ही डालना, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मत डालना। वैसे तो ये दोनों का ही, क्योंकि यहाँ पे लीफ के ऊपर उग रहा है तो ये वेजिटेटिव लग रहा है, लेकिन ये मैच्योर होके गिरेगा तभी ये नया प्लांट बनाएगा, इसलिए बडिंग का पार्ट लग रहा है। तो एक काम करो, ब्रायोफाइलम का मैं तुम्हें ना इस क्लास के बाद तुम्हें मैसेज कर दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों का भी हो सकता है।
ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक में ही आए, है ना। तो मैं तुम्हें इसका मैसेज कर दूंगा, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या लिखना है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो एग्जैक्ट आंसर क्या लिखना है, क्योंकि इसमें देखो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हो रही है, क्योंकि आपके लीफ के ऊपर ये पार्ट डेवलप हो रहा है, और इसमें बडिंग भी हो रहा है। बडिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अगर तुम इस लीफ को काट के बो दोगे तो कोई फायदा नहीं है, ये इस पे ग्रो करके अलग होगा तभी ये नया प्लांट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इसका ये वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं, है ना। ब्रायोफाइलम वाला मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। और लास्ट लिखो अपनी कॉपी में, स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोगों ने 6 पार्ट पढ़े। फिजन में 2 थे, बाइनरी और मल्टीपल। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और लास्ट अपना वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो स्पोर फॉर्मेशन। देखो अब तुम सब ध्यान से समझना, इसमें हम ब्रेड का एग्जांपल लेंगे। तुम लोगों ने ब्रेड देखी है, तो तुम बहुत दिन तक ब्रेड को अपने घर में रख दो, तो तुमने देखा हो कई बार ब्रेड के ऊपर है ना ऐसे ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के, है ना, ऐसे एक लेयर डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो द ब्रेड मोल्ड, और इसको राइजोप्लस प्लांट बोलते हैं, अंडरगोस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजिंग स्पोर्स। अब देखो है क्या, रिप्रोडक्शन यूजिंग स्पोर्स इज एन एसेक्सुअल मेथड। अब देखो ध्यान से देखो, तो यहां पे आपका ये एक ब्रांच है, इसको बोलते हैं हम हाइफा। तो और इस हाइफा के ऊपर ये एक नॉब जैसा, वो दरवाजे का नॉब नहीं होता है गोल गोल जिसको अपन घुमाते हैं, इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया, है ना। तो स्पोरेंजिया नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो ऐसे ऊपर की तरफ होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम हाइफे। ये डिस्पर्सिव होते हैं, मतलब इस स्पोरेंजिया के अंदर आपके स्पोर्स होते हैं, और अगर हवा चलेगी या फूंक मारोगे या पानी होगा तो आपके स्पोर्स क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। दे आर डिस्पर्सिव, दे आर स्कैटर्ड बाय रेन, विंड, और मान लो कोई इंसेक्ट भी इनको कैरी कर सकता है। डिस्पर्सिव का मतलब है कि ये एक जगह नहीं रहते, मतलब आप अगर इनको अलग करने की कोशिश करोगे तो ये अलग हो जाएंगे। जैसे लाइट कैसे होती है, किसी मीडियम में जाती है व्हाइट लाइट, और उसके 7 पार्ट हो जाते हैं, तो अगर आप लाइट को तोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाती है। तो उसी तरीके से दे आर डिस्पर्सिव, दे आर स्कैटर्ड बाय रेन, विंड और इंसेक्ट। तो वापस ध्यान से सुनना, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं राइजोप्लस प्लांट, या फिर इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन यूजिंग स्पोर्स इज एन एसेक्सुअल मेथड। यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखना, आपका ये एक ब्रांच है, इसको बोलते हैं हम हाइफा, इसके ऊपर होता है आपका स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, तुम्हारे स्पोर्स होते हैं। तो दिस स्पोर्स आर स्टोर्ड इन सेक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। व्हेन स्पोरेंजिया बस्ट, मतलब आपका स्पोरेंजिया जब फूटता है तो सिंगल सेल्ड थिन और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स आर ऑब्टेन्ड एंड दे डेवलप इनटू प्लांट। तो ये जब आपके नीचे गिरेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो आपका मॉइस्चर है, याद रखना इनको मॉइस्चर की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मॉइस्चर है तो यहाँ पे आपके वापस क्या होगा, ये ग्रो करके नया प्लांट बना देंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे नीचे है, व्हाई फंगस इज सीन ऑन मॉइस्ट सरफेस ओनली। आपकी ब्रेड होती है ना, अपनी ब्रेड थोड़ी बहुत गीली होती है, तो ब्रेड के ऊपर ही आपका फंगस डेवलप कर सकता है। तो फंगस डज नॉट ग्रो ऑन ड्राई सर्फेसेस, दे नीड मॉइस्चर टू ग्रो, हेंस फंगस इज सीन ऑन द ब्रेड। तो वापस ध्यान से देखना, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन यूजिंग स्पोर्स, याद रखना एक तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें होता क्या है, आपकी एक ब्रांच है, इसको बोलते हैं हाइफा, इसके ऊपर होता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं आपके स्पोर्स। तो अगर ये स्पोरेंजिया आपका फट जाएगा तो आपके स्पोर्स इस तरीके से ब्रेड पे बिखर जाते हैं, या फिर जहां पे भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर होना जरूरी है, वहां पे बिखर के ये नया प्लांट वापस प्रोड्यूस कर देंगे। ये आपका एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें होता क्या है, आपका मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वापस ध्यान से सुनना, reproduction using spores is asexual method. The sporangia are like knob-like structures. They are present at the top of the thread-like structure called hyphae. They are dispersive, मतलब रेन, विंड या इंसेक्ट से आपके स्पोर्स फैल सकते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। जब वो बर्स्ट करता है तो वो फैल जाते हैं, और याद रखना इनको ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, स्पोर फॉर्मेशन, याद रखना स्पोर फॉर्मेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो स्पोर फॉर्मेशन। इसका एग्जांपल लिख लेना, राइजोप्लस प्लांट, ब्रेड मोल्ड है।
याद रखना आपका फंगस जो होता है वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही ग्रो करेगा, वरना ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि फंगस ग्रो करते हैं आपके डीकंपोजिशन से, और डीकंपोजिशन के लिए आपको मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। ये तुम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रखना फंगस कहां ग्रो करते हैं? मॉइस्ट सरफेस पे, गीले सरफेस पे। इसलिए ब्रेड के सरफेस पे तुम्हें फंगाई दिखेंगे। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि स्पोर फॉर्मेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड है। इसमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक का हाइफा है, दूसरा आपका स्पोरेंजिया है। हाइफा के ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर आपके स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, और वो डिस्पर्सिव होते हैं, मतलब रेन, विंड, इंसेक्ट की मदद से फैल सकते हैं। लेकिन फैलने के बाद भी वो ग्रो कहां पे करेंगे? जहां पे मॉइस्चर होगा, वरना ग्रो नहीं करेंगे। इसके साथ तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा टॉपिक खत्म होता है। अब मैं स्नेल्स लॉ करा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू करेंगे। अपना करीबन करीबन ये आधा चैप्टर खत्म हो गया है। मैंने परसों तुम्हें स्लाइड नहीं भेजी थी, आज मैं तुम्हें दोनों स्लाइड साथ में भेज दूंगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 पार्ट्स, है ना, और ये लिख लिया हो तो अब मैं स्नेल्स लॉ पे आता हूं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? डायग्राम बनाना। नहीं, ये डायग्राम में खाली यही बना लो, आपका हाइफा और इसके ऊपर ये नॉब बना लो बस। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बनाना है, बना लो। आसानी तो है, आसानी तो है यार, क्या है इसमें? सर हाँ पूछो। सर आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा दिया है क्या? हाँ मैं तीनों करा दिया यार, मैं तुम्हें सर रिकॉर्डिंग कैसे एक भी बार भेजूंगा ही। सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो नया प्लांट बनेगा वो सिर्फ जेनेटिकली सेम होगा या स्ट्रक्चर में भी सेम होगा सर? जेनेटिकली सेम होगा, स्ट्रक्चर मतलब जैसे शुगर मतलब केन सर है तो शुगर जेनेटिकली केन ही और बनेगी। मॉर्फोलॉजिकली सेम के सिर्फ जेनेटिकली सेम सर? ये जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। ओके सर। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज होती है कि लेयरिंग या ग्राफ्टिंग से जो तू नया प्लांट उगाता है ना, इसकी एनर्जी नीड्स ज्यादा होती है। मतलब मेन प्लांट के कंपैरिजन में, अगर जैसे लेयरिंग में मान ले तूने नया प्लांट उगाया, तो इसकी एनर्जी नीड्स ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी रूट्स, इसका जाइलम, इसका फ्लोयम वैसे भी मैच्योर हो चुका है, इसका मैच्योर नहीं होता है। तो यहाँ पे अपने को खाद, पानी ज्यादा डालना पड़ता है। ये अगर तुम इसको और डेप्थ में पढ़ोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि इनकी एनर्जी नीड्स अलग होती है ना, लेकिन जेनेटिकली दे आर सिमिलर। ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग वैसे भी भेजूंगा ही हूं, क्योंकि आज 6-7 लोगों ने क्लास मिस करी है। तो नेक्स्ट लिखो तुम स्नेल्स लॉ। अब देखो ये जो लॉ है ना, ये लिख लिया सबने? वेजिटेटिव ये स्पोर फॉर्मेशन वाला पार्ट सबने लिख लिया? ये वैसे भी भेज दूंगा मैं, तो नहीं लिखा तो तुम लिख लेना, है ना, तुम बहुत स्लो लिखते हो। अच्छा, अब स्नेल्स लॉ है क्या? ये इस लाइट चैप्टर का वो पार्ट है जो जनरली सब लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो स्नेल के 2 लॉ है, तो एक लॉ खाली आपको याद करना है, दूसरा लॉ आपको यूज करना है। तो स्नेल्स लॉ के 2 पार्ट है। अब 2 पार्ट क्या है, अब सब ध्यान से देखना। तो सपोज करो कि ये सेपरेशन है, ऊपर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, नीचे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और सपोज करो कि आपकी ये इंसिडेंट लाइट है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, और यहां पे हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल मतलब विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये कौन सा होगा? ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I। और सपोज करो कि ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, और मान लो कि ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो ये जो पहला लॉ है ना, ये तुम्हें याद रखना है। पहला लॉ क्या बोलता है कि n1 साइन I, तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू n2 यस सर। साइन R। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो स्नेल्स लॉ लिखो अपनी कॉपी में। स्नेल्स लॉ का पहला पार्ट लिखो, स्नेल्स लॉ का पहला पार्ट लिखो, द रेशियो ऑफ, स्नेल्स लॉ का पहला पार्ट लिखो। देखो, तो साइन I अपॉन साइन R, इसको अपन लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। तो साइन R को नीचे भेजा, n1 को नीचे भेजा, और n2 अपॉन n1 क्या होता है? n21। तो लिखो अपनी कॉपी में, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई का मतलब क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
is a constant, is a constant for two mediums, is a constant for two mediums. तो sin I अपॉन sin R इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1, या फिर लिख सकते हैं n2 1। ये लॉ जनरली तुम लोग याद नहीं रखते हो, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अब जब अपने A एंड R आ रहे हैं, MCQs आ रहे हैं, तो लिख लो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर टू मीडियम्स। अब मैं तुम्हें इस लॉ को यूज करना सिखाता हूं क्योंकि क्या पता इस लॉ का न्यूमेरिकल आ जाए, है ना, कोई गारंटी नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन तुम करना, ठीक है। लिख लो अपनी कॉपी में n1 sin I इक्वल टू n2 sin R, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ये लिख लो, ये डायग्राम बना के इस लॉ को लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इसका दूसरा लॉ भी लिखवाऊंगा। पहले पहला लॉ लिख लो, sin I अपॉन sin R इक्वल टू n2 अपॉन n1 इक्वल टू n2 1, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। तो तुम लोगों को नहीं पता हो तो मैं तुम्हें लिखवा देता हूं कि sin 0 0 होता है, sin 30 डिग्री हाफ होता है, sin 60 डिग्री √3/2 होता है, sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, और sin 90 1 होता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो हम लोगों को ऑप्टिक्स में इन चीजों की हेल्प लगेगी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें ये वैल्यू याद रखना जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, और ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम ये 5 फॉर्मूले तो तुम्हें याद होने चाहिए। sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2, sin 90 होता है 1, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम करना। सपोज करो कि ये ऊपर वाला मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, और आपको दे रखा है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है और आपकी लाइट इस तरीके से जा रही है, और आपको दे रखा है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि n21 की वैल्यू क्या होगी। आपको क्या बताना है? n21 की वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लिखना सीखो। ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं? पहला मीडियम इनटू साइन आई, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन वाला एंगल इक्वल टू नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2 और साइन वाला एंगल साइन r, ठीक है। अब n1 तो नहीं है अपने पास, साइन i, साइन 30 कितना है हाफ, क्योंकि i 30 है, इक्वल टू n2 साइन r, साइन 60 कितना है √3/2, 2 से 2 गया तो n2 अपॉन n1 कितना आया 1/√3, √3 नीचे गया तो 1/√3 हुआ ना, तो n21 कितना आया 1/√3। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, बेझिझक पूछ लो। तुम्हें कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछ लो। सर, हाँ पूछो। सर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकालते हैं तो सर मीडियम 2 न्यूमरेटर में आएगा ना? देख मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसलिए ये आने वाला है आगे। तो n21 होता है, n21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n21 का मतलब ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, इसको बोलते हैं n21। तो n21 का मतलब होता है n2 अपॉन n1। तो n21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। तो जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे आएगा, जिसका है वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये एक मीडियम है और ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है, और ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, और आपको दे रखा है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है, और आपको दे रखा है कि ये वाला एंगल r है। तो क्वेश्चन है फाइंड साइन r। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। याद रखना, जिस मीडियम में लाइट आती है, मतलब जिससे लाइट आ रही है उसको n1 ले लेना, जिसमें जा रही है उसको n2 ले लेना,
ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। सर ये तो उनमें से आएगा ही नहीं ना कोई। सर 1/4 आएगा ना ये साइन तो। आर निकालना हाँ है सर, कोई नहीं आ रहा सर। अरे हाँ साइन तो आर 1/4 निकालना है। 1/4 1/4 7 में। हाँ साइन आर निकाल, आर रेशियो थोड़ी में नहीं आ रहा पूछ रहा सर। है। तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। n1 मतलब जिस मीडियम में लाइट आ रही है, n2 मतलब जिसमें जा रही है। तो n1 1 दे रखा है, साइन 30 कितना होता है हाफ, n2 कितना है 2, और इनटू आ जाएगा साइन आर। तो साइन आर कितना आएगा 1/4। ठीक है। तो अगर ये वाले क्वेश्चंस भी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको खाली वैल्यू पुट करनी है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, स्नेल के पहले लॉ में। ठीक है। अब स्नेल का दूसरा लॉ, स्नेल का दूसरा लॉ बोलता है कि, लिखो अपनी कॉपी में, प्रोडक्ट, लिखो अपनी कॉपी में, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड वेलोसिटी इन दैट मीडियम। इसका मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड वेलोसिटी इन दैट मीडियम इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सपोज करो कि ऊपर सर ये वाला तो बुक मीडियम में का एक रिफ्रैक्टिव ही दिया इंडेक्स हुआ है, इसी n1। के 2 पार्ट कर दिए। हाँ सर बुक में जो एक ही दिया हुआ है उसके 2 पार्ट्स कर दिए हाँ, सिर्फ। 2 पार्ट करते क्योंकि वो न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एंड वेलोसिटी इन दैट मीडियम इज ए कांस्टेंट। सपोज करो ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और वहां पे वेलोसिटी v1 है, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, यहां पे वेलोसिटी v2 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट। तो n1 v1 भी एक कांस्टेंट होगा और n2 v2 भी एक कांस्टेंट होगा। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ध्यान से देखो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो n1 v1 इक्वल टू n2 v2। ठीक है। लिख लो अपनी कॉपी में कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एंड वेलोसिटी इन दैट मीडियम इज ए कांस्टेंट। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो तो आपका एक कांस्टेंट आता है हमेशा। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है। मैं इसका न्यूमेरिकल कर रहा था तुम्हें, और मैं तुम्हें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सिखाता हूं। सर आपने वो टेस्ट का कर लिया था क्या? हाँ यार, मैं आप करता हूँ। करीबन 70 बच्चों के टेस्ट ड्यू पड़े हुए हैं, धीरे 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 निपटा रहा हूँ यार, मैं भी क्या करूँ। एक तो इतने दिन की बैकअप ओके क्लास सर, बाकी है कोई ना, बात। हो जाएगा, धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं यार। ज्यादा करूंगा तो फिर बैठ पे आ जाऊंगा मैं। ओके, अब सुनो, ये लिख लिया तुम लोगों ने, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एंड वेलोसिटी इन दैट मीडियम इज ए कांस्टेंट। तो n1 v1 इक्वल टू n2। अब इस इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं? अब सब ध्यान से देखना। तुम लोगों को याद है लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें लिखवाया था कि वैक्यूम, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, और वैक्यूम में वेलोसिटी क्या होती है 3 × 10⁸। और मान लो कि नीचे कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और जहां पे वेलोसिटी v है। मान लो ऊपर वैक्यूम है और नीचे कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और वेलोसिटी v है। तो अगर अपन इक्वेशन पुट करें n1 v1 इक्वल टू n2 v2, तो मान लो ऊपर वाला मीडियम 1 है और नीचे वाला 2 है, तो n1 कितना आ जाएगा 1 और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 3 × 10⁸। n2 कितना है n और v2 कितना है v। तो ये आ गया। याद रखना ये जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸। तो यहां से v का फॉर्मूला क्या आता है जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में लिखवाया था, v इक्वल टू 3 × 10⁸/n। तो अगर तुम्हें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो तो तुम वहां पे क्या निकाल सकते हो, उस मीडियम में तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो v इक्वल टू 3 × 10⁸/n। ये लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर एनटीएससी में भी आया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एंड वेलोसिटी। तो वो प्रोडक्ट क्या होता है 3 × 10⁸। तो v कितना आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव सर ये इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही आएगा ना ऐसा? हाँ ये एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं है बेटा, एब्सोल्यूट है ये। रिलेटिव में तो अपन लिखते हैं n21 n31, यहाँ पे तो मैं एब्सोल्यूट लिख रहा हूँ ना। ओके सर। ठीक है।
तो एक क्वेश्चन कर लो तुम अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ऊपर वाला मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, नीचे वाला मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है। मेरा क्वेश्चन है फाइंड v2 अपॉन v1। क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। 1/2 सर। हाँ सब लोग ट्राई करो, स्नेल का लॉ यूज करो, देखो क्या आएगा, आ जाएगा आंसर। आप स्नेल्स लॉ यूज करो, n1 v1 इक्वल टू n2 v2। तो n1 कितना है 2 v1, n2 कितना है 4 v2, और मैंने पूछा v2 बाय v1, तो 4 को नीचे लेके जाओ तो ये कितना आ जाएगा, हाफ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्नेल के लॉ यूज करते हैं। ठीक है, एक लास्ट चीज और लिख लेना अपनी कॉपी में, ये किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। बस ये स्नेल का लॉ यूज करना, n1 v1 इक्वल टू n2 v2। एक और लॉ कौन सा पढ़ाया मैं तुम्हें, ये वाला, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। ठीक है, बस एक लास्ट चीज लिख लो अपनी कॉपी में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव का मतलब है कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो जैसे n21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to फर्स्ट मीडियम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो वो ऊपर, विथ रेस्पेक्ट टू वाला नीचे। तो तुम तो बस फॉर्मूला याद रखो, n21 का फॉर्मूला क्या आएगा, n2 अपॉन n1। अगर मैं पूछूं कि बताओ n32 कितना आएगा, तो n3 अपॉन n2। तो यहां पे जो पहले वो ऊपर आएगा, जो बाद में वो नीचे आएगा। तो n32 मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो ये कई बार ये एमसीक्यूज में आता है कि बताओ n12 इंटू n21 क्या होगा, क्या होगा आप बताओ। n12 को क्या लिख सकते हैं, n1 अपॉन n2। n21 को क्या लिख सकते हैं, n2 1 आएगा। इससे ये गया तो याद है कितना आया, 1। बस ये सर? तुम, हाँ पूछो। सर अगर n21 दे रखा है तो इसमें अगर वेलोसिटी का रेशियो निकाले तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा ना। हाँ देख, n21 दे रखा है, एक सेकंड, अरे यार, हाँ वो कई यस सर, बार v1 अपॉन v2 हो n1 जाएगा। v1 इक्वल टू n2 v2। तो देखो n21 दे रखा है, मतलब n1 को नीचे लेके जा, तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा तेरा n21। ठीक है सर। ठीक सर है, मतलब वेलोसिटी का रेशियो ऑपोजिट होता है ना। हाँ तो अच्छे Yes, से sir. ऐसे याद करते हो क्या, हाँ ठीक है, ऐसे याद कर लो, निकाल लेना, 2 मिनट लगेंगे रे फॉर्मूले से। सर बुक कंफ्यूजिंग था सर, ये अच्छा है सर, मल्टीप्लाई करने वाला। हाँ तो अब तुम एक काम करो, तुम्हारा काम क्या है, देखो मैं परसों तुम्हें स्लाइड और शीट नहीं भेजी थी, मैं तुम्हें आज स्लाइड भी भेज रहा हूँ, और 6 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर एमसीक्यू, और एक मैं तुम्हें ऑप्टिक्स की शीट भेज दूंगा। ठीक है, मैं आज तुम्हें दोनों स्लाइड और शीट भेज दूंगा, वो तुम सॉल्व कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हो तो पहले मुझे डाउट भेज देना, ताकि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे, किसी का कोई डाउट हो तो। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ क्योंकि काफी लोग एब्सेंट है आज। ठीक है, चलो ओके यार, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।